अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास एक रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चैप्टर नंबर, मेरा ख्याल है अब हम उसमें देखेंगे तो इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 18 है मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके मेरे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली अ रीजन, एक रीजन है। फील्ड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? एक एरिया जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। किसी चीज की मैग्नेट की फील्ड एग्जिस्ट करती है। दोबारा बोल रहा हूं, मैग्नेट की फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो जितने एरिया में वो एग्जिस्ट करती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, सही है, अगर हमारे पास हमने मैग्नेट ले लिया मेरा बेटा, एक मैग्नेट ले लिया, और मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं मेरा बेटा? दो। ठीक है ना, एक परमानेंट मैग्नेट ले लिया नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, नॉर्थ और साउथ है मेरा बेटा। जितने एरिया में लेट सपोज हमारे पास इसकी फील्ड जो है हमारे पास इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जितने एरिया में एग्जिस्ट कर रही है मेरा बेटा, उस पूरे एरिया को, जितने एरिया में एग्जिस्ट कर रही है मेरा बेटा, उस पूरे एरिया को बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हम क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर दूसरा मैग्नेट उसमें लाओगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी। तो मेरा बेटा क्या होगा? उस एरिया में उस पर क्या लगेगा? दूसरे मैग्नेट में फोर्स लगेगा। उस एरिया को अगर उसके अंदर कोई और मैग्नेट आया तो उसमें भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो रीजन, द रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट in which another magnet can experience a force। दूसरा मैग्नेट इसके करीब आया तो मेरा बेटा एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है मेरा बेटा। तो मैग्नेट को हम जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाते हैं कभी भी, तो हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं, दो बेसिक तरीके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाने के। एक तरीका है मेरा बेटा कि अगर हम क्या लगाएं, एक परमानेंट मैग्नेट लगाएं, जो कि हमने यहां पर बात की। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक मैग्नेट हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा करंट कैरिंग वायर, है ना। करंट कैरिंग वायर अपने गिर्द क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास दूसरा हम क्या करें? करंट कैरिंग वायर ले लें, उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मेरा बेटा, उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम बेसिक दो तरीके हैं, एक या तो हम क्या करें मेरा बेटा? परमानेंट मैग्नेट लगा लें, तो उसकी वजह से भी मेरा बेटा उसका पूरा एरिया जितना भी होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। या तो हम क्या करें मेरा बेटा? दूसरा हम क्या करें? या तो हम एक क्या करें? करंट कैरिंग वायर रख दें कहीं पर, करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर खुद भी क्या रखता है? मैग्नेटिक फील्ड रखता है। आइए हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है। तो दो तरीके से हम कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे हम परमानेंट मैग्नेट लगा दें या तो करंट कैरिंग वायर रख दें, उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मेरा बेटा पहला जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया ऑस्ट्रेट ने। ठीक है, इन 1819, ठीक है ना, इन 1819 क्रिश्चियन और स्ट्रेट, ठीक है, इन्होंने कहा भाई क्या करंट कैरिंग वायर contain
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कंटेन मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इन्होंने प्रूव भी करके दिखाया, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड रखता है। मेरा बेटा कैसे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड रखता है, अगर हमारे पास हम कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, घर पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया, कोई भी गत्ते की शीट ले ली, गत्ते की शीट इस तरह ली, और इसमें से एक वायर को पास करवा दें, ठीक है ना, एक वायर को पास करवा दें इसके अंदर से परपेंडिकुलरली, इसके अंदर से, ठीक है, ओके। ये कार्डबोर्ड ले ले और मेरा बेटा यहां से वायर को पास करवा दे, ओके। तो हमारे पास मेरा बेटा यहां पर अगर मैं पार्टिकल को स्कैटर्ड रख दूं, इस तरह स्कैटर्ड रख दूं, ठीक है ना, स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रख दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा बेटा हुआ क्या, इसमें से मैंने पास किया किसको, करंट को, किसको पास किया, करंट को। तो जब इसमें से करंट पास करेंगे इस वायर में से, तो हम देखेंगे ये पार्टिकल खुद ब खुद, ये स्कैटर्ड थे, खुद ब खुद ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, इस तरीके से सर्कुलर पाथ बना लेंगे, इस तरीके से सर्कुलर पाथ बना लेंगे। अब ये सर्कुलर पाथ बनाएंगे ना अपने गिर्द, तो ये अरेंज हो जाएंगे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में। तो इससे पता चलेगा ये हमारे पास क्या बना रहा है मेरा बेटा, एक कोई फील्ड है जो मैग्नेटिक पार्टिकल को हमने रखा था, मैग्नेटिक पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है ना, लोहे के कोई भी जर्रात उनको रख के इसके ऊपर और करंट पास करेंगे बहुत छोटा सा भी, तो मेरे बेटा खुद ब खुद सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाए। इससे पता चलता है कि वायर के गिर्द क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्शन को, तो वी कैन यूज मेरे बेटा, वी कैन यूज मैग्नेटिक निडल, ठीक है, या मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक निडल को अगर हम लगा लेंगे तो वो भी हमें डायरेक्शन बताएगा किस तरीके से होता है। तो मेरे बेटा यहीं से डिस्कवर हुआ जो डायरेक्शन ऑफ किस चीज की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around current carrying wire, ओके। तो फर्स्ट टाइम मेरा बेटा इससे आइडेंटिफाई हुआ और इसको फिर देखा गया, तो डायरेक्शन जिसे निकाली गई, एंड दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। क्या कहलाता है, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो मेरे बेटा राइट हैंड रूल से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिए राइट हैंड रूल में उन्होंने बताया कि भाई आपने रखना है थंब की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में क्या रखेंगे, थंब। तो करंट आपका ऊपर जा रहा है और 4 फिंगर को आपने रोटेट करना है, तो 4 फिंगर रोटेट करेंगे, दैट डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे बेटा राइट हैंड को यूज करना है, करंट को रखेंगे, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और 4 फिंगर को रोटेट करेंगे, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अराउंड दी वायर, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में हमारे पास थंब को रखा हमने कहां पर मेरा बेटा, थंब अराउंड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सही। एंड देन क्या रोटेट करना, रोटेट 4 फिंगर, ठीक है, दैट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। याद रखेंगे राइट हैंड को इस्तेमाल करना है, भूल नहीं जाना, लेफ्ट नहीं घुमाना देना शुरू कर देना, ओके, उल्टा दिखेगा वरना, ठीक है। तो हमारे पास ये मेरा बेटा कंसेंट्रिक सर्किल होती है, कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्किल। जैसे हम एक वायर बना लें, तो हमारे पास मेरा बेटा इस तरीके से एक वायर मैंने बना लिया, और यहां पर अगर मैंने देखा इसके फील्ड के गिर्द मेरा बेटा इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस अगर बढ़ता जा रहा है मेरा बेटा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में बनता जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो करंट की डायरेक्शन कहां है मेरा बेटा, इस वक्त अपवर्ड। तो बताइए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ मेरा बेटा ये करंट कहां है, अपवर्ड, किस तरफ है, तो मेरा बेटा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है,
एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, सॉरी, एंटी क्लॉक। ओके, और अगर ये डाउनवर्ड होता तो फिर मेरा बेटा, ठीक है, क्लॉकवाइज होता, ठीक है ना। तो अगर ये डाउनवर्ड होता हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इस तरीके से घुमा हुआ होता। अब ये इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होता। ओके, तो ये इस तरीके से घूम रहा होता क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये इस तरीके से, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है मेरा बेटा? नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके, चले, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इससे पहले की कहानी कुछ और है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है करंट के अंदर, तो हमने देखा है मेरा बेटा, करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए, तो अगर करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो करंट का चलना मेरा बेटा क्या है? बेसिकली फ्लो ऑफ क्या है? चार्ज। क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो फ्लो ऑफ चार्ज से करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इससे पता चला चार्ज क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जवाब आया यस, ठीक है, जवाब आया यस मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास चार्ज कैसा है मेरा बेटा? स्टैटिक है। कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या मेरा बेटा? रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में। तो वो अपने गिर्द कौन सी चीज क्रिएट करता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड क्रिएट करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमारे पास देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एक चार्ज, ठीक है ना। अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल अगर मैं ले लूं, तो मेरा बेटा इस चार्ज पार्टिकल से यहां पर जितनी भी फील्ड्स बनेगी ये सारी मेरा बेटा इलेक्ट्रिक होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। इसके गिर्द बस और कोई फील्ड नहीं बनेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। लेकिन जब हमारे पास चार्ज मेरा बेटा मोशन में आता है, चार्ज स्टैटिक के बजाय मोशन में आ जाए, लेकिन चार्ज कैसा हो मेरा बेटा? आइसोलेटेड, अकेला हो, आइसोलेटेड। चार्ज को देखें, आइसोलेटेड चार्ज है, और ये किस में मेरा बेटा? मोशन में, ठीक है ना, मोशन में। तो अब अगर ये मूव करता है एक चार्ज, तो अगर किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है, तो मेरा बेटा अपने गिर्द दो फील्ड्स बनाता है, कौन कौन सा? एक तो मेरा बेटा मैग्नेटिक, ठीक है, एक मैग्नेटिक भी बनाने लगता है, एंड देन हमारे पास इसके साथ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, ठीक है। लेकिन चार्ज किसमें हो? आइसोलेटेड हो, और किसमें हो? मोशन। लेकिन मेरे बेटा जब चार्ज हमारे पास, लेकिन जब चार्ज फ्लो करे, चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, अगर चार्ज फ्लो करे कंडक्टर से, तो हमारे पास मेरा बेटा फ्लो थ्रू कंडक्टर, तो फिर क्या करता है कि जब कंडक्टर में से पास होता है किसी वायर में से, ये वायर हमने बना लिया मेरा बेटा, अगर ये वायर में से चार्ज पास हो रहा है, तो होगा क्या? जब चार्ज यहां से गुजरेगा, तो मेरा बेटा ये हमारे पास इस तरह बना लिया, अब हमारे पास इसके गिर्द ये वाली फील्ड बनना शुरू हो जाएंगी, मैग्नेटिक, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें जो इससे परपेंडिकुलर था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा बेटा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कौन न्यूट्रलाइज करेगा भाई? न्यूट्रलाइज करेगा मेरा बेटा, न्यूट्रलाइज बाई प्रोटॉन जो एटम मौजूद है ना इस वायर के अंदर, उसके प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोटॉन ऑफ द एटम्स क्या करेंगे? वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। तो प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूट्रलाइज बाई प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके गिर्द क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हमारे पास इस सीक्वेंस में, तो जब भी चार्ज वायर में मूव करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी न्यूट्रलाइज हो जाती है, और सिर्फ क्या बचता है मेरा बेटा? सिर्फ उसके पास बचता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस में चला, और ये सीक्वेंस को हमने यहां पर देखा कि एक वायर जो है जब उसमें से करंट पास हो रही थी उसके गिर्द क्या बन रहा था? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था,
और मैग्नेटिक फील्ड बना तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। ओके, सही मेरा बेटा। तो ये बात यहां तक कि एक वायर जो है उसके गिर्द हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास जब भी एक करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके गिर्द क्या बनेगा मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी हमारे पास जो एक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालना आता है हमें बाय राइट हैंड रूल। ओके, चलिए अगर हमारे पास मैं चार्ज को देखूं तो वो इसी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज मोशन में, तो उसके गिर्द क्या बनता है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है चार्ज अगर मोशन में। तो मेरे बेटा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जब वो इंटर होगा तो उस पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स अप्लाई होगा। तो आइए हम देखते हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन अ चार्ज इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। साफ कर दूं? ओके, चलो बस वीडियो में तो आ ही जाती है ना। हाँ, ना करूं ये? ओके, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ आइसोलेटेड चार्ज in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। ठीक, फोर्स ऑन अ आइसोलेटेड चार्ज इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बेटा हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा सकते हैं बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो अभी हमने बोला था दो पोल लगा ले, एक तरफ नॉर्थ लगा ले, एक तरफ साउथ लगा ले। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती है मेरा बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी जो भी स्ट्रेंथ है मेरा बेटा, इसको लिख दिया बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारे पास कोई चार्ज यहां पर आए और मेरा बेटा किसी खास वेलोसिटी से इसमें परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है। अभी हम वेलोसिटी मेरा बेटा v, अब परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एंगल कितना बना मेरा बेटा, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। अब चार्ज यहां पर पहुंचा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगेगा मेरा बेटा, फोर्स, क्योंकि मेरा बेटा चार्ज के गिर्द भी क्या बन रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराएगी, है ना, हमने देखा है ना, दो मैग्नेट को करीब लाऊं तो क्यों लगाता है एक दूसरे पे फोर्स, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा होता है, इंटरएक्ट कर रहा होता है। तो जब तक वो दूर होता है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के करीब आया तो हमारे पास क्या हुआ मेरा बेटा, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू किया। अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन चार्ज इंटर हो गया। अब चार्ज इंटर हुआ और चार्ज के पास खुद के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरा बेटा उस पर भी क्या लगेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरएक्ट करने की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। तो उसी को कहते हैं हम क्या, फोर्स ऑन अ चार्ज। तो फोर्स लगेगा चार्ज पे। तो मेरे बेटा जब चार्ज इंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में और यहां पर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम, फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं हम लेफ्ट हैंड किसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, है ना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ओके, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में हमारे पास, हम पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है मेरे बेटा। फोर्स जो है हमारे पास, एक तो वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कहां है मेरा बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है मेरा बेटा, लेफ्ट की तरफ। ओके, तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करेंगे। तो 3 फिंगर यूज करते हैं, 3 फिंगर इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मेरा बेटा डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या वेलोसिटी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी या चार्ज मूव कर रहा है
उस डायरेक्शन में। तो सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगा एंड थंब रिप्रेजेंट दी फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करेगा फोर्स। तो अब हम इसको देखते हैं। लेट सपोज अगर इस केस में हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बेटा यहां पर बना बी, ठीक है, और चार्ज कहां मूव कर रहा है ऊपर, तो मैंने इस मिडिल फिंगर को ऊपर रख दिया, ठीक है। यूज करना है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मेरा यहाँ है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास मिडिल फिंगर मेरा बेटा फोर्स कहां लग रहा है अंदर, इनटू द पेज, बोर्ड की तरफ, अंदर बोर्ड की तरफ। तो अब इसके मतलब ये है कि सर अगर चार्ज यहां से आए तो मेरा बेटा होगा क्या कि ये अंदर की तरफ जैसे ही जाएगा ना, ये अंदर की तरफ जाना शुरू होगा, तो मेरा बेटा ये क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। जैसे ही ये इस तरह, अब देखो ये तीनों एक साथ परपेंडिकुलर रहती हैं और एक साथ ही मूव करती हैं। लेट सपोज अब चार्ज ऊपर जा रहा था, अब इमेजिन करो ये चार्ज है, ये चार्ज है, लेकिन इसमें फोर्स कहां लगने लगा, अब जैसे ही ये अंदर जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन को देखो, इसको मेरे थंब को भी देखते रहो इसके साथ, ये मेरा बेटा ये यहां जा रहा है, अब ये घूमने लगा क्योंकि इसको अंदर खींच रहा है फोर्स, तो मेरा बेटा ये अंदर जाने लगा, ये कहां रहा है नीचे, अब नीचे आता जा रहा है इसके साथ साथ, ये देखो जैसे ये अंदर जाने लगा ये कहां आने लगे, इसका मतलब ये सर ये घूमता जाएगा, अब मेरा हाथ इससे ज्यादा नहीं घूम सकता, ओके। तो हमारे पास इसका मतलब ये सर ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये घूमेगा, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही वो इंटर होगा और फोर्स लगना शुरू हुआ तो मेरा बेटा इसके साथ साथ जैसे जैसे ये अंदर जाने लगेगा फोर्स के साथ साथ, तो ये जाएगा तो ये नीचे आने लगा, फिर ये नीचे जाएगा तो फिर इस तरह घूमता ही जाएगा चार्ज, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, इसके पता चल रहा है चार्ज जैसे ही फील्ड में इंटर हुआ, पहले तो सीधा जा रहा था, किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो जाते ही घूमने लग जाएगा। इसका मतलब सच में कोई फोर्स होता है जो मैग्नेट अप्लाई करता है चार्ज पे, और वो सीधा जाते जाते अचानक ही पागल नहीं हुआ, फोर्स लगा, ओके। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मेरा बेटा उसमें फोर्स लगा एंड इट क्रिएट अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज, ओके। तो हमारे पास हमने फ्लेमिंग रूल में पढ़ा यहां पर मेरा बेटा कैसे कि हमारे पास फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता है इसको मेरा बेटा डायरेक्शन ऑफ बी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। और मिडिल फिंगर मेरा बेटा हमारे पास, हाँ भाई मिडिल फिंगर हमारे पास, अगर मैं मिडिल फिंगर बना लूं, थोड़ा बड़ा होता है ना, ओके ठीक है, ओके थोड़ा बड़ा होता है, तो ये हमारे पास मिडिल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या वेलोसिटी या हम करंट बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। हम अच्छा हम इनको देख सकते हैं इस तरीके से। और मेरा बेटा आपका थंब मेरा बेटा, ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको मेरा बेटा, फोर्स। अगर तीनों को परपेंडिकुलर डिजाइन कर ले तो मेरे बेटा परपेंडिकुलर हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मिडिल फिंगर यहां पर है, ठीक है। तो हमारे पास इन तीनों को आपस में कितना एंगल बनाना है मेरा बेटा, तीनों को आपस में कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एक दूसरे देखेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। तो तीनों को रखें, अब सिर्फ मूव करें, ये याद रखना है, अब सबको उसकी डायरेक्शन पे लेके जाए, ठीक है ना, खुद ब खुद आए। लेट सपोज हमारे पास चार्ज नीचे आ रहा होता तो अब चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहता, लेकिन चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती मेरा बेटा, थंब की मेरे मिडिल फिंगर की डायरेक्शन कैसी होती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है चार्ज, तो मेरा मिडिल फिंगर की डायरेक्शन कैसी हो जाती, नीचे। तो मेरा बेटा मैं यूं करूंगा, मेरा ये तो ये वैसे ही रहा अपनी जगह पे, ठीक है। मिडिल फिंगर मेरा बेटा नीचे आ गया, अब देखो फोर्स कहां लग रहा है, बाहर। तो अब ऐसे बजाय कि वो इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमने लगेगा, समझ रहे, उल्टा घूमेगा। तो सर्कुलर पाथ में उसकी जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो बदल जाएगी बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स लगेगा तो रोटेशन उसकी बदल जाएगी, ओके। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल याद रहेगा, ओके। तो मेरा बेटा फोर्स क्या सर मैग्नीट्यूड किसी चीज पे डिपेंड करता है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि जब चार्ज इंटर होगा तो कभी ज्यादा फोर्स लगेगी कभी कम फोर्स लगेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरा बेटा डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कोई जो चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है, ठीक है ना, अब इस चार्ज पे मेरे बेटा +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना बढ़ता जाएगा इस पे तो मेरा बेटा उतना ज्यादा क्या अप्लाई होगा, फोर्स। दूसरा मेरे बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, जितनी स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, जितनी स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा उतना जोर से ये घूमेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा उसमें फोर्स भी क्या है मेरा बेटा, ज्यादा है, ठीक है। तीसरी चीज है मेरा बेटा
हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग लगाएंगे, हम जितना स्ट्रांग मैग्नेट लगाएंगे, तो मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम किसके जरिए देखते हैं? मैग्नेटिक लाइन से। तो मैग्नेटिक लाइंस की तादाद क्या होती जाएगी? तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या लगाएगा? उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? ओके। तो और तीसरी चीज मेरा बेटा, हमारे पास जो एंगल, साइन एंगल, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? साइन एंगल पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइन एंगल। ठीक है। तो एंगल जितना ज्यादा होगा, जीरो से लेकर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। 90 पे क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन एंगल है, तो 90 पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर हम चारों चीजों को कंबाइन कर ले तो हमारे पास F इज इक्वल टू बनता है मेरे बेटे प्रोपोर्शनल ऑफ Q V B साइन थीटा। सही, साइन थीटा। यहां से हम कांस्टेंट निकालेंगे मेरे बेटा, एंड विच इज इक्वल टू, लेट सपोज हमारे पास है K Q V B साइन थीटा। एंड अगर मेरे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है, और ये 90 डिग्री पे इंटर हुआ है, तो K की वैल्यू कितनी बनेगी? 1। कितनी बनेगी? 1। तो हमारे पास K की वैल्यू अगर ये 1 बनेगी तो हमारे पास F इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या बना? QVB साइन थीटा। ओके, QVB साइन थीटा। तो मैक्सिमम फोर्स कब बनेगा मेरा बेटा? मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स मेरा बेटा उस वक्त होगा जब साइन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू क्या होगी? अब साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? 90 पे। तो 90 में हम किस किस चीजों को देख रहे हैं मेरा बेटा? एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। चार तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, 3 क्वांटिटी ना, QVB। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन वेक्टर है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान देखो, यहां पर V ऐसे जा रहा y पे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है x पे। तो मेरा बेटा ये दोनों आपस में कैसे? परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास V इज परपेंडिकुलर टू किससे मेरा बेटा? B। अगर V और B परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना बनेगा मेरा बेटा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स कितना हो जाएगा मेरा बेटा? F इज इक्वल टू QVB साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1, विच इज इक्वल टू कितना बना? QVB, दैट इज इक्वल मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स। ठीक है। और मिनिमम फोर्स मेरा बेटा, मिनिमम फोर्स होता है 0। और साइन 0 कब होता है? 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि सर अगर चार्ज इस तरीके से चलने लगा, चार्ज भी इस तरीके से चलने लगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मेरे बेटा अब ये सीधा चलता जाएगा, ये घूमेगा ही, क्योंकि इसमें फोर्स कितना हो जाएगा? जब तक ये पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से, इसमें फोर्स भी कितनी रहेगी? 0। ये सीधा चलता जाएगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो पैरेलल है तो मेरा बेटा फोर्स 0 हो जाएगा, तो वो सर्कुलर पाथ ही नहीं क्रिएट करेगा। तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। ओके। इफ V is parallel to B, ओके, V is parallel to B, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा बेटा? थीटा इज इक्वल टू हुआ 0। तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया? QVB साइन 0। साइन 0 मेरा बेटा 0 के बराबर, तो साइन 0 के बराबर, तो 0 मेरा बेटा मल्टीप्लाई किया तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंड देन चार्ज मूविंग, जैसे मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। ओके, क्लियर? ओके,
आते मेरा बेटा, अगर ये चार्ज हम फोर्स ऑन अगर ये चार्ज किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ भाई, अगर ये चार्ज किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस इंपॉर्टेंट बात को एक और याद रखिएगा मेरा बेटा, यहां पर अगर हम देख रहे हैं क्यू वी बी साइन थीटा, दो चीजें वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरा बेटा अगर मैं साइन को वेक्टर बनाना चाहूं, किस फॉर्म में लिखना चाहूं? वेक्टर फॉर्म में। तो मेरा बेटा वेक्टर लिख दिया फोर्स को, विच इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट में मेरे बेटा क्रॉस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, ठीक है? तो हमारे पास अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट है v और b का, तो अगर क्रॉस हटाऊंगा तो मेरे बेटा क्या आ जाएगा? साइन। ओके, चलिए मेरे बेटा कंसीडर कर लेते हैं, एक वायर ले लिया बहुत बारीक सा, ठीक है ना? एक बहुत बारीक सा वायर ले लिया और उसको अटैच कर दिया वर्टिकली, सही है? वर्टिकली अटैच कर दिया किसी इस तरीके से, ठीक है? वर्टिकली अटैच कर दिया किसी एंड से। बेटा फैन चला लो, गर्मी हो रही। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास मेरा बेटा यहां पर हम आगे करंट फ्लो कर रहा है मेरा बेटा इस वायर में ऊपर की तरफ, ठीक है? करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऊपर की तरफ। अब करंट फ्लो कर रहा है मेरा बेटा ऊपर की तरफ, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है ना? लेट सपोज कर ले, चले करंट को पहले फ्लो नहीं कराते, करंट अभी नहीं फ्लो कर रहा था, हमने पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से ये मेरा बेटा, अब देखिए इस तरीके से लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। कैसे लगाएंगे? परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे, अब बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल। अब जैसे ही इस वायर में मैं करंट पास करूंगा, इसको अटैच करके रखा मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है? अब करंट मैंने ऊपर की तरफ पास किया, ठीक है ना मेरे बेटा? करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज की डायरेक्शन कैसी? ऊपर की तरफ, ठीक है ना? अब तुम देखोगे, लेट सपोज इसकी लेंथ है एल के बराबर, इसकी लेंथ है एल के बराबर, होगा क्या मेरा बेटा? अब जैसे ही तुम देखोगे, जैसे ही इसमें करंट पास होगा तो आप देखोगे पीछे की तरफ ना ये कर्व बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा वायर, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा। क्यों मेरा बेटा? पीछे की तरफ ऐसे लूप बना लेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये दो एंड पे तो क्या किया हमने, इसको फंसाया हुआ है, ये छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है? तो अब ये कर्व बन जाएगा। कैसे? आइए हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल के, सेम तरीके से लेफ्ट हैंड रूल से फ्लेमिंग। मेरे बेटा करंट कहां जा रहा? ऊपर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का है लेफ्ट की तरफ, मैंने बना दिया, ठीक है? और मेरे बेटा फोर्स कहां लग रहा? अंदर। तो वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा, ठीक है ना? तो अब फोर्स लगेगा, लेकिन मेरे बेटा ये वायर इस जगह को छोड़ के नहीं जा पा रहा, तो मेरे बेटा कैसे बन जाएगा कर्व? और अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, करंट नीचे कर दूं, तो अब ये कर्व ऐसे बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है? बाहर की तरफ, ठीक है ना? कैसे? हम यहां से बना लेते, करंट को कहां कर दिया? नीचे, तो करंट को नीचे कर ले, फोर्स कहां लग रहा है? बाहर, तो कर्व ऐसे बना लेगा, इस तरीके से कर्व बना ले, ठीक है ना? क्योंकि ये छोड़ के नहीं जा पा रहा, फोर्स तो लग रहा है। वजह क्या है? दोनों तरफ से हमने क्या किया हुआ? अटैच। इसका मतलब ये है इसमें क्या लग रहा है? फोर्स। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके कर्व की डायरेक्शन क्या हो जाती है मेरा बेटा? चेंज हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस चार्ज में भी। तो आइए हम देखें करंट वायर में भी, तो हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज इक्वल टू मेरे बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो मेरे बेटा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी के मेरे बेटा। तो क्यू अपॉन टी है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चार्ज। तो इसी अभी हमने पढ़ ले, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा हमारे पास क्या मेरे बेटा? फोर्स। अच्छा, दूसरा मेरा बेटा लेंथ ऑफ दी वायर, ठीक है? तीसरा मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बनाना चाहते हैं इसको लगा लेते हैं साइन थीटा भी, ठीक है?
ओके, तो अगर मैं तीनों को कंबाइन, चारों को कंबाइन कर लूं, F इज इक्वल टू, हाँ मेरा बेटा, बी आई एल साइन थीटा, एंड देन अगर मैं इसको कैंसिल करूं, विच इज इक्वल टू आया के बी आई एल बिल साइन थीटा। क्या आ गया? बिल साइन थीटा। तो मेरा बेटा बिल साइन थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, लेंथ 1 मीटर है, और एंगल परपेंडिकुलर है, अभी तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान, करंट के दरमियान एंगल कितना है? परपेंडिकुलर। तो एक एक अगर वैल्यू है तो के की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो हमारे पास उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? B इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है मेरे बेटा, वेक्टर यहां पर कौन है? वेक्टर हमारे पास कौन है? करंट होता है? नहीं, हमारे पास क्या है? लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको दोबारा से इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? हाँ मेरे बेटा, आई कहां आएगा? बाहर। ठीक है, एल इंटू क्या होगा मेरे बेटा? बी। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। मैक्सिमम फोर्स याद रहेगा? फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब वायर कैसे प्लेस हो मैग्नेटिक फील्ड में? परपेंडिकुलर। कैसे प्लेस हो? ओके, तो मैक्सिमम फोर्स when L परपेंडिकुलर टू किससे हो मेरे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो बी बिल साइन थीटा, साइन थीटा की जगह साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू कितना है? 1। तो हमारे पास फोर्स कितना बना मेरा बेटा? बिल के बराबर। बिल, फोर्स इज इक्वल टू बिल। ओके, याद रखना है। ओके, और मेरा बेटा मिनिमम फोर्स कब? जब वायर को मैं घुमा दूं और वायर को इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कर दूं? पैरेलल। कैसे कर दूं? अब वायर ऐसे रखा हुआ, अब वायर कुछ नहीं होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, जितना करंट बढ़ा दो, वायर में कोई बल नहीं आएगा। ठीक है, कोई बल नहीं आएगा, वो सीधा रहेगा अपनी जगह। क्यों? फोर्स कितना हो गया? 0। तो फोर्स 0 हो गया क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 0 कितना हो गया? 0। तो मिनिमम फोर्स कब आता है? हाँ भाई, मिनिमम फोर्स कब आता है? जब मिनिमम फोर्स when L is perpendicular to मेरे बेटे क्या हो? B। तो मेरे बेटे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? सॉरी, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। तो थीटा कितना हुआ? 0। थीटा कितना हुआ? तो मेरे बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या बना? बिल साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। कुछ यूनिट्स है, वी हैव टू फाइंड इट, कि मेरा बेटा हमारे पास B, लेट सपोज B की वैल्यू देखें तो मैक्सिमम फोर्स है F इज इक्वल टू मेरा बेटा यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मेरे बेटा फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अब हम समझते हैं। मेरे बेटा इसको आगे F इज इक्वल टू क्या बना? BIL। ठीक है, और मेरे बेटा B की यूनिट निकालने जाएंगे विच इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। फोर्स की यूनिट मेरा बेटा न्यूटन, करंट की यूनिट मेरा बेटा एम्पेयर, लेंथ की यूनिट मेरा बेटा। ठीक है, तो बिल को मेरा बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ला से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है ना, तो सही, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। या तो हमसे बोलता है मेरा बेटा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला बोले, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले, और हमारे पास न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर बोले, एक ही बात। ओके, क्लियर है?
एंड एक दफा हमसे सवाल पूछा मेरे बेटा 2009 में मेरा ख्याल है, हमसे बोला व्हाट इज वेबर इक्वल्स टू, तो मेरे बेटा इज इक्वल टू टेस्ला टी इंटू मीटर स्क्वायर, है ना ऐसा, ऐसा है। हाँ मेरे बेटा ये डिवाइड में इस तरह भेज दूं तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर वेबर के बराबर होता है, ठीक है। व्हाट इज वेबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक, आइए मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मेरे बेटा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में याद रखें फील्ड बनता है मेरे बेटा नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ लाइन से, तो नंबर ऑफ लाइन जितना मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होगी, जितना मैग्नेटिक लाइंस की तादाद ज्यादा होगी, भी मैंने बताया था आपको, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जितनी मैग्नेटिक लाइंस की तादाद ज्यादा होती है उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है मेरा बेटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें हम, तो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो हमारे पास मेरा बेटा नंबर ऑफ लाइंस ले लिया मैग्नेटिक। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही थी, किसी तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे मेरा बेटा, एक यूनिट स्क्वायर एरिया ले लेंगे। यूनिट स्क्वायर एरिया का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर की उसकी लेंथ होगी, 1 मीटर की उसकी विड्थ होगी। तो अब मैंने यूनिट स्क्वायर एरिया इसके परपेंडिकुलर रख दिया ऐसे, ठीक है, कहीं पर भी इसे परपेंडिकुलर रख दिया। अब ये जितने नंबर ऑफ लाइंस, लेट सपोज उसकी लेंथ थी मेरा बेटा, इसकी लेंथ भी 1 मीटर होगी, ठीक है, और उसकी विड्थ भी कितनी होगी, 1 मीटर। तो मेरे बेटा देखो यहां पर 1 मीटर होगी, तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास होंगे, इस एरिया से परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, तो हमारे पास इस एरिया से पास होंगे, उन लाइंस की तादाद को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो याद रखिए ये नंबर ऑफ लाइंस है, जितना मैग्नेटिक लाइंस एक यूनिट स्क्वायर एरिया से, जितना नंबर ऑफ लाइंस एक यूनिट स्क्वायर एरिया से पास होगा, उन लाइंस की तादाद को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसीलिए तादाद को हम आइडेंटिफाई करता है मेरा बेटा, तादाद को आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए एक स्केलर है। जब भी नंबर की बात होगी कहीं पर, तो अगर कोई चीज नंबर है, तादाद है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी, नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मसला ये आता है मेरा बेटा, फैन चलाओ, फैन चलाओ, आवाज करता है बस, ओके, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, फिर इसको समझते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हूं पासिंग थ्रू वेक्टर एरिया, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वेक्टर एरिया, ठीक है, समझिएगा, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलरली, is called magnetic flux, is called magnetic flux, ओके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर एरिया प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वेक्टर एरिया से कैसा होगा मेरा बेटा, पैरेलल होगा। कैसा होगा, आइए कैसे वेक्टर एरिया से समझते हैं इस चीज को मेरे बेटा। देखो यहां पर पहले तो समझो व्हाट इज वेक्टर एरिया, ठीक है मेरे बेटा। अगर मैं इस तरीके से एरिया बनाऊं ना, कभी एरिया बनाऊं इस तरीके से, तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है मेरा बेटा, अब प्लेन से आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन। इसका यूनिट वेक्टर यहां पर बनेगा, यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर,
तो मेरे बेटा एरिया की डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड। तो ये अगर लेट्स सपोज ये बोर्ड हमारा प्लेन है तो इसका एरिया हमेशा इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। अब मेरा बेटा इसकी डायरेक्शन ऐसी है। अगर हम देखें मैग्नेटिक लाइंस आई मेरा बेटा सिंपल, अगर ये परपेंडिकुलर आ गई इस तरीके से, प्लेन से परपेंडिकुलर आ गई, प्लेन से परपेंडिकुलर आ गई, लेकिन ये वेक्टर एरिया से कैसी है, पैरेलल है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा मेरा बेटा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, प्लेन से तो परपेंडिकुलर, प्लेन ऐसे प्लेन से परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया से कैसी, पैरेलल, क्योंकि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन खुद कैसी होती, प्लेन से परपेंडिकुलर होती है ना। देखो ये प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर है प्लेन। लेट सपोज अगर प्लेन बना, प्लेन हमेशा दो एक्सेस को मिलाकर बनता है, तो अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस को मिलाकर एक प्लेन बना है, तो याद रखिए डायरेक्शन कहां होगा मेरा बेटा, जेड एक्सेस में होगा। कहां होगा, जेड एक्सेस में। इससे मिला के प्लेन बन गया, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उससे आउटवर्ड होगी, जेड, उससे परपेंडिकुलर हो। बात समझ आ गई मेरी, तो एरिया की डायरेक्शन समझ आ गई। तो अगर प्लेन से वो परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया से कैसा है, पैरेलल। आइए हम इसको ड्राइव करके देखते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है। अभी हम इस पे आगे बात करते हैं। चलिए ये मेरे बेटा मैंने एक बना लिया वेक्टर एरिया और उसकी डायरेक्शन भी दिखा दिया आपको, लेकिन ये जो ना मैग्नेटिक लाइन ये इसके परपेंडिकुलर नहीं आई, किसी एंगल से इंटर हो गई, किसी एंगल से इंटर हो गई। तो अगर एंगल से इंटर होंगी तो लेट सपोज कीजिए ये किसी एंगल से इंटर होंगी, तो लेट सपोज कीजिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना ली बी, ठीक है। अब मेरे बेटा बी जो है वो दोनों से एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, है ना। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, बाहर, और ये दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और प्लेन से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं इसको इसकी डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, लेट सपोज यहां एंगल बन रहा है थीटा, तो ए की डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, तो याद करें वेक्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वेक्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मेरे बेटा क्या होता है कि जब मैं किसी की डायरेक्शन में लाना चाहता हूं तो मेरे बेटा क्या लेना पड़ता है, कंपोनेंट निकालना पड़ता है। तो अगर मैं बी को ए की डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं तो इसके कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे, बी ए लिखते थे ऐसे, याद करो। अगर एफ को एक्स की डायरेक्शन में निकालना है तो एफ एक्स लिखते थे, अगर बी को ए की डायरेक्शन में निकालना है तो बी ए लिखेंगे मेरे बेटा। तो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा, जहां पर एंगल बनता है वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो अब मेरे बेटा इसका मतलब है बी ए की डायरेक्शन में है, बी ए की डायरेक्शन में, लव सुनो दोबारा बोल रहा हूं, बी ए की डायरेक्शन में, तो अब बी ए आ चुका है, इसका कंपोनेंट आ चुका है इस डायरेक्शन, बी ए ये वाला, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आ चुका, ठीक है ना। ये खुद बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में नहीं था, तो अभी हम दोनों को किसको, बी ए और ए को मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है ना, बी ए और ए को मल्टीप्लाई कर सकते, बी से नहीं कर सकते, क्यों मेरा बेटा वो तो उसकी डायरेक्शन में पैरेलल था ही नहीं, प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं था। तो इसका मतलब ये हो, फ्लक्स को अगर हम लिखने जाते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बी ए इंटू ए, है ना, बी ए इंटू ए, एंड बी ए किसके बराबर है मेरे बेटा, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है ना, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में, बी ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी कॉस थीटा इंटू ए, सही है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी उसके दरमियान, अभी कॉस थीटा आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं मेरे बेटा, डॉट लगा सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर कैसा आता है, स्केलर, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, सही सही, ओके। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो मेरे बेटा हम क्या बोल सकते हैं, इट इज दी, फ्लक्स को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। एरिया वेक्टर ए लिख देंगे, एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सही, मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5। क्लियर है मेरे बेटा, यहां तक कोई मसला, समझ आ गई बात। आइए
चले आगे चले, फ्लक्स के बारे में आगे बात करते हैं। मेरे बेटा फ्लक्स की अगर हम यूनिट निकालें, फ्लक्स की यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या बना मेरा बेटा? यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट बनेगी, फ्लक्स होता है सर बी इंटू ए, बी इंटू ए, सही है ना? तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ बी इंटू ए, ठीक है, बी इंटू ए। बी किसके बराबर था? वेबर पर, वेबर पर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो वेबर आएगा यूनिट, तो फाई की यूनिट बनी मेरा बेटा वेबर। अगर हम इसको दूसरे टर्म में देखें मेरा बेटा, दूसरे टर्म में देखें, आइए यहां पर देखते, बी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था किसके बराबर था? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, इसके बराबर था, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर इसके बराबर था बी। और मेरा बेटा एरिया की यूनिट किसके बराबर होगी? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से एक पावर, तो मेरा बेटा क्या बना? न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, दैट इज इक्वल टू वेबर। याद रखिए ये पेपर में आ गया सवाल, ठीक है? तो वेबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है? ओके, तो मेरे बेटा मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, हाँ मेरे बेटा मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब मेरे बेटा एरिया और मैग्नेटिक एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में कैसी हो? पैरेलल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है मेरे बेटा? तो हाँ भाई, when B parallel to vector area, ठीक है, then theta is equal to कितना? 0, ठीक है? तो हमारे पास मेरे बेटा फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। कैसे मेरे बेटा? यहां पर बी ए कॉस की जगह लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा? बी ए, दैट इज अ मैक्सिमम फ्लक्स इक्वेशन, मैक्सिमम फ्लक्स इक्वेशन, ओके? हाँ मेरे बेटा मिनिमम, मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे बेटा वैन क्या हो? अब देखो इसको बना के भी देख लें, अगर हम ड्रॉ करके देख लें तो हमारे पास कैसे बनेगा मेरे बेटा? अगर यहां पर देखें तो हम इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते थे ना, इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते थे, एक तो निकाला कॉस, दूसरा क्या निकालेगा? साइन, ठीक है? साइन का तो वाई कंपोनेंट होगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मेरे बेटा ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके साथ चलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर वाला निकालता मेरे बेटा तो यहां पर निकलता बी साइन थीटा, और ये यहां पर होता मेरे बेटा एरिया, ऐसा है ना? तो इन दोनों के दरमियान मेरे बेटा क्या ये प्लेन के अंदर से पास हो रहा है? नहीं, प्लेन के सरफेस से पास हो रहा है, प्लेन के अंदर से गुजरेगा ही नहीं, समझ रहे हो? ये प्लेन के अंदर से, प्लेन के अंदर से पास होना चाहिए ना, ये तो ऐसे गुजर रहा है ऊपर से, प्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, इसका मतलब कोई भी लाइन मैग्नेटिक अगर ये परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर एरिया से तो ये एरिया के अंदर से पास ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ मेरा बेटा? when B perpendicular to vector area, तो theta is equal to 90 degree, and then मेरे बेटा flux is equal to BA cos 90, cos 90 is equal to मेरा बेटा कितना? 0, cos मेरा बेटा कितना बना? फ्लक्स कितना आ गया? 0, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ओके? ठीक है मेरा बेटा,
तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। चलिए मेरे बेटा आगे बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ। ये क्या बताता है मेरे बेटा? बायो-सेवर्ट्स लॉ बताता अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर पे, अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर से, करंट कैरिंग वायर है, करंट पास हो रहा है इसमें से, ठीक है ना, और मेरा बेटा करंट पास हो रहा है इसमें से ऊपर, तो इसकी गिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पर? क्यों मेरा बेटा कितने डिस्टेंस से क्या मतलब है सर? मेरा बेटा मतलब यह है कि अगर मैं इसको इस तरीके से फील्ड बनाऊं तो ये कंसेंट्रिक सर्किल होगा, मेरे बेटा दूर जाते जाएगा। तो मेरे बेटा इन दोनों के दरमियान जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाते जाएंगे तो ये लूप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? गैप बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस की तादाद है वो दूर जाने से क्या हो रही है? कम होती जा रही है। मैग्नेटिक लाइंस की तादाद कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? तो इसके डिस्टेंस को लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं, यहां पर इतने डिस्टेंस पर, यहां पर ये डिस्टेंस r ले लिया, और यहां पर मैं देखना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? ट्वाइस ऑफ, ठीक है, सही है। और मेरा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसके सेंटर से जितना दूर जाएंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेंथ कम होते चले जाएगी। ओके, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब हम यहां पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड directly proportional to twice of current and inversely proportional to distance from the wire, distance from wire। ओके, चलो जितनी जगह थी उसमें लिखिए, ठीक है मेरे बेटा। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये इक्वेशन है, अगर मैं कंबाइन कर लूं मेरा बेटा, तो जब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन को तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ करंट, 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या? R। जब हम प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं यहां पर, ठीक है, हम जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो मेरा बेटा B इज इक्वल टू, यहां पर आता है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। म्यू नॉट मेरे बेटा परमिएबिलिटी है, एंड देन मल्टीप्लाई मेरे बेटा 2I अपॉन मेरे बेटा R, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल साइन से ये कांस्टेंट निकला है, ठीक है। और मेरा बेटा जब मैं 2 से कैंसिल करूं, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या बना मेरा बेटा? यहां पर इक्वेशन बना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक। ओके, तो मेरा बेटा परमिएबिलिटी
परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी इज, परमीएबिलिटी क्या बताता है? परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी बताता है हमें हाउ इजीली, हाउ इजीली, हाउ इजीली, हाउ इजीली कैन मैग्नेटिक फील्ड, कैन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में कितनी आसानी से ये एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कोई मीडियम उसको रोकेगा, अगर कोई मीडियम उसको रोकेगा, ठीक है ना, तो हमारे पास अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है तो मेरे बेटा क्या होगा, वो मीडियम अलाउ करेगा कि मैग्नेटिक लाइन आसानी से पास हो जाए, और परमिएबिलिटी कम है तो वो मीडियम उसको रोकेगा कि मैग्नेटिक लाइन ज्यादा ट्रेवल ना करे। तो डिपेंड करेगा कि परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबल करना, किसी को अलाउ करना कि वो पास कर जाए, तो जितनी आसानी से पास करेगा तो मेरे बेटा उतनी परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो मेरे बेटा मैग्नेटिक मटेरियल, जितने मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जितने मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेरा बेटा उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उनकी परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल मेरा बेटा जैसे आयरन है, बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, कोबाल्ट है, ठीक है, तो ये सारे इनकी वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू निकालनी है तो वो मेरे बेटा फ्री स्पेस के लिए एक वैल्यू हमारे पास है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस में मेरा बेटा परमिएबिलिटी की वैल्यू म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर इनटू एम्पेयर इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, ठीक है ना, ओके। तो दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ओके, क्लियर है। तो एयर के लिए मैक्सिमम नहीं होता, ओके। टाइम बड़े तेजी से गुजर जाता है, बस होगा। चले कुछ सवाल ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, अभी सोलिनॉइड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोलिनॉइड और टोरॉइड में हम आगे चलेंगे, इसमें आगे बात करेंगे एप्लीकेशन, एम्पेयर्स लॉ और एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए मेरा बेटा कुछ सवालात अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ सवाल देखते हैं। लेट सपोज करो आपसे मैंने बोला एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड थोड़ा बहुत याद हो, तो नहीं याद हो तो चलो मैं बता देता हूं। एक होलो पाइप में मेरा बेटा, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इसमें से गुजरती है। अगर एक सोलिनॉइड है, उसने सवाल में बोला एक दफा पेपर में कि एक सोलिनॉइड है, एक सोलिनॉइड है और उसमें से एक चार्ज गुजर रहा है सोलिनॉइड के अंदर से, तो बताइए चार्ज पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज दे दी, लेट सपोज वैल्यू हमने ले लिया 2 न्यूटन और वैल्यू बताई हुई, अच्छा हमारे पास नहीं सॉरी मैक्सिमम और 0 चलो मैक्सिमम और 0 ले ली। व्हाट डू यू थिंक, एक सोलिनॉइड है उसके अंदर से चार्ज गुजर रहा है, क्या होगा मेरे बेटे, हाँ क्या होगा, या फोर्स की वैल्यू हमारे पास बराबर होगी F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। हाँ मेरे बेटे, या हाँ भाई QVB इसकी बराबर होगी 0 होगी मेरे बेटा। वजह दोनों कैसे, क्योंकि याद रखना वहां पर उसने डायग्राम नहीं बना के दिया था, मैंने बना दिया तो तुम्हें जहन में आ गया, ठीक है। उसने सोलिनॉइड बोला, तो सोलिनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस उसके पैरेलल हो, तो अगर सोलिनॉइड के अंदर से पास होगा अलोंग दी सोलिनॉइड उसने बोला था, तो अलोंग दी सोलिनॉइड का मतलब है वो अंदर से पास हो रहा, मैग्नेटिक लाइन भी वैसे ही पास होती, तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। और अगर दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये तो डायग्राम बना के दिखा दी मैंने, वैसे वो सवाल तुम्हें मिलेंगे पास पेपर में, मैंने अटेम्प्ट करवाए हैं, ओके। एक और सवाल लेते हैं,
एक चार्ज है, चार्ज ऑफ 0.04 कूलम पासिंग विथ वेलोसिटी मेरा बेटा 2 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of strength 0.5 टेस्ला, तो what will be the force perpendicularly बोल दिया मेरा बेटा, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो बताइए फोर्स कितना हो? तो मेरा बेटा फोर्स किसके बराबर होगा? चार्ज है ना, तो मेरे बेटा किसके बराबर? क्यू वी बी। सही है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट, मेरे बेटा इसको मैं 4 0 लिख लूं तो मसला तो नहीं। बी कितना है? 0.5। सही मेरे बेटा, ये 0 से खत्म करेंगे, 1 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, कितना बचा? 4 5 जा 20, 4 5 जा, और यहां पर क्या बचा? 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 400 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। एक और सवाल ले। ओके मेरा बेटा एक वायर है जो कि हमारे पास इस तरीके से किसी जगह पड़ा हुआ है। इसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ओके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। उसकी वैल्यू है 10 टेस्ला, और उसमें से करंट पास हो रही मेरे बेटा 5 एम्पियर। तो अगर ये एंगल बना रहा था वायर कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो बताइए हमारे पास में फोर्स किसके बराबर हो? ये एंगल बना रहा था 40 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 40 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से। तो बताइए कितना फोर्स होगा? तो मेरे बेटा किसके बराबर होगा फोर्स होना वायर है ना, तो बिल साइन थीटा। तो मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 10। मेरा बेटा आई करंट की वैल्यू कितनी? 5। लेंथ की वैल्यू कितनी? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 100, कितना बना? 0.2 मीटर। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री। ठीक है, साइन 40 डिग्री कितना आ गया? 500 आ गया। कैसे आ जाएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल, 10 बचा। अब तो सिर्फ हाँ 6 पॉइंट। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 500 लेकर आ रहे। अब मुझे लगता है अलग अलग बैठना पड़ेगा, इंजीनियरिंग वालों के साथ और मेडिकल वालों के साथ अलग। सही। अब ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग वालों को तो अगले सेशन में मैं करूंगा, अभी क्लास इनके अलग करेंगे जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इंजीनियरिंग वालों को अलग पढ़ाऊंगा, मेडिकल वालों को नहीं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें।